एडोर फिजिक्स द्वारा प्रस्तुत थर्मोडायनेमिक्स के वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये थर्मोडायनेमिक्स वीडियो लेक्चर सीरीज का 7वां वीडियो है और आज हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम और इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में देखेंगे। ऊर्जा समविभाजन का नियम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा समविभाजन का नियम। ठीक है, पहला हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। स्वातंत्र्य की कोटि। ठीक है, जिसे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम या DOF भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। किसी भी कोऑर्डिनेट, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में जो है पढ़े हैं। ठीक है, वही होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है। ठीक है, और इससे पहले एटॉमिक फिजिक्स में भी हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में भी देखे थे। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे भी, बस यहाँ पे हम लोग सिर्फ 3D केस को जो है वो कंसीडर करेंगे। यहाँ पे भी केस हो सकते हैं। ठीक है, 2D में हो सकता है, 3D में हो सकता है, 1D में हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3D केस को जो है वो कंसीडर करेंगे। देखो, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, मैं सिर्फ आपको जो है वो शॉर्ट में लिखा देता हूँ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो क्या क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है 3 तरह के परमाणु संभव है। ठीक है, एक परमाणु मतलब 3 तरह के जो अणु है वो संभव है। एक परमाणु अणु, ठीक है, द्वि परमाणुक अणु, ठीक है, और एक होता है 3 परमाणुक या त्रिपरमाणुक अणु। ठीक है, तीनों के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो अलग अलग होगा। एक परमाणु यानी मोनोवेलेंट, ठीक है, या फिर मोनो एटॉमिक, ये बस आप लोग को याद रख लेना है। ठीक है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ठीक है, और इसे त्रि एटॉमिक या पॉली एटॉमिक, ये बहु आणविक भी बोलते हैं इसे। ठीक है, ये बहु आणविक केस के लिए भी होगा। बहु आणविक, पॉली एटॉमिक, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोग को याद रखना है। क्यों याद रखना है बताऊंगा आगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब जो डाई एटॉमिक होता है, यहाँ पे भी हम लोग 2 केस कंसिडर करते हैं। ठीक है, डाई एटॉमिक जो मॉलिक्यूल होते हैं, अच्छा, डाई एटॉमिक में जो है एक होता है रेखी, ठीक है, और एक अरेखी होता है, लेकिन इसमें हम लोग अरेखी वाला केस नहीं देखेंगे, ये सिर्फ रेखी होगा। ठीक है, जबकि जो बहु परमाणविक पॉलीएटॉमिक या बहुआण्विक जो होता है, ठीक है, इसमें 2 केस आते हैं, रेखी और अरेखी, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर यानी कि तीनों जो अणु हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, एक लाइन में होंगे। तीनों जो अणु हैं वो इस तरह से एक लाइन में होंगे। ठीक है, जबकि नॉन लीनियर में वो लीनियर नहीं होंगे, तीनों अणु जो हैं वो इस टाइप से रहेंगे। तो ये 2 अलग अलग केस है। ठीक है, तो एक परमाणु में कोई कंडीशन नहीं होता, द्विपरमाणु में भी रेखी होता है, हम लोग रेखी ही कंसिडर करेंगे यहाँ। ठीक है, रेखी ही मानेंगे। और बहुआण्विक में एक रेखी होता है और एक अरेखी होता है। रेखी में इस टाइप से तीनों या जितने भी परमाणु हैं सब एक रेखा में होंगे। अरेखी मतलब सभी परमाणु जो है एक रेखा में नहीं होंगे। ठीक है, इन दोनों के लिए जो है वो अलग अलग केस दिखेंगे।
ठीक है। इसके बाद आता है वो जो है दृढ़ हो सकते हैं, रिजिड हो सकते हैं, रिजिड या दृढ़ हो सकते हैं। ठीक है। या फिर क्या हो सकते हैं, नॉन रिजिड हो सकते हैं, नॉन रिजिड। रिजिड के लिए आप लोग याद रखेंगे कि जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, एफ वाइब्रेशनल जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है। लेकिन नॉन रिजिड के लिए जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, वो जीरो नहीं होगा। ठीक है। तो ये इतने केस जो है हम लोग को इतनी चीजें जो है वो याद रखनी है। ठीक है। एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो अलग अलग अणु के लिए अलग अलग होगा। ठीक है। एक परमाणु के लिए अलग होगा, द्विपरमाणु के लिए अलग होगा, और क्या बोलना चाहिए हम लोग का, बहुपरमाणु या त्रिपरमाणु या पॉलीएटॉमिक के लिए जो है वो अलग होगा। ठीक है। पॉलीएटॉमिक के केस में दो तरह के अणु देखेंगे, एक जो रेखीय हो और एक क्या होगा, अरेखीय होगा। ठीक है। और ये सभी परमाणु जो है वो दृढ़ हो सकते हैं या फिर रिजिड या फिर नॉन रिजिड हो सकते हैं। ठीक है। देखो इस केस में एक ही आएगा। ठीक है। दृढ़ भी दृढ़ और ये मतलब रिजिड और नॉन रिजिड भी नहीं आएगा। और इसके लिए आप लोग याद रखेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो थ्री डायमेंशन में, ये पूरा हम लोग थ्री डी केस कंसिडर कर रहे हैं ना, ये टोटल जो है हम लोग का थ्री डायमेंशन में है। और यहाँ पे इसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो होगा तीन। ठीक है। जहाँ पे ट्रांसलेशनल टोटल जो है वो तीन होगा। ठीक है। इसके लिए रोटेशनल जीरो होगा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो जीरो होगा। जबकि रेखी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा फाइव। ठीक है। फाइव यहाँ पे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे टोटल एफ, एफ इक्वल टू ये होगा। ठीक है। और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे थ्री हो जाएगा। ठीक है। और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे दो हो जाएगा। ठीक है। जबकि अगर हम लोग का द्विपरमाणु अणु नॉन रिजिड है, ठीक है, तब इसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो छः हो जाएगा। ठीक है। और एफ ट्रांसलेशनल जो है वो थ्री हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल जो है वो दो हो जाएगा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल जो है वो एक हो जाएगा। ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है द्विपरमाणु के केस में। अब तीन परमाणु के केस में, और यहाँ पे ये रेखीय अरेखीय वाला नहीं होगा। ठीक है। त्रिपरमाणु के केस में देखो, अगर रेखीय परमाणु के लिए, ठीक है, अगर ये इस टाइप से रेखीय है, तब इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो फाइव आ जाएगा। ठीक है। जिसमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन है और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम दो है। ठीक है। जबकि अरेखीय के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम छः आ जाएगा। ठीक है। इसमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम दो है, और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक है। सॉरी, रिजिड के लिए हमेशा जो है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। ये क्या आ जाएगा, तीन आ जाएगा। अब नॉन रिजिड के लिए देखते हैं। नॉन रिजिड के केस में जो रेखीय लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा सिक्स। ठीक है। जिसमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन है। ठीक है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम दो है, और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक है। ठीक है। अरेखीय परमाणु के लिए, अब रेखीय पॉलीएटॉमिक अणु के लिए, ठीक है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो आ जाएगा नाइन, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री, और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री। ठीक है। ये टेबल पूरा आप लोग को रट लेना है। ठीक है। इसका यूज कहाँ होगा आगे बताऊंगा, बाकी ये टेबल जो है आप लोग को पूरा रट लेना है। ठीक है। ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आपको याद रहना ही चाहिए। ठीक है। ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसके साथ किस तरह से जो है वो विभाजन हुआ है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल में। ठीक है। ये आप लोग को याद रहना चाहिए। इसका यूज कहाँ होगा आगे बताता हूँ। ठीक है।
व्हाई वी नीड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ेगी? सबसे पहला देखो, अगर हमें गामा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है, टू कैलकुलेट गामा, ठीक है, गामा क्या होता है? गामा जो होता है सी पी बाई सी वी का रेशियो होता है, ठीक है, गामा इक्वल टू सी पी बाई सी वी भी होता है, ठीक है, या फिर जो हम लोग का एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस में जो अवस्था समीकरण होता है पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है, अगर आप लोग को याद हो पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अगर इन सब चीज़ों में कभी गामा की ज़रूरत पड़ी तब हम लोग एटॉम को देख के जो है वो बता सकते हैं कि गामा का वैल्यू क्या होगा। और गामा का वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे? गामा इक्वल टू होता है 1+1/f, 1+1/f। एक एक मिनट यहाँ, ठीक है, ये 2/f है, ये मैं मिस्टेक से लिख दिया था, ये जो है वो 2/f होगा, ठीक है, गामा इक्वल टू 1+2/f होता है। गामा के वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट है करना है तब जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सेकेंड, टू कैलकुलेट यू, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा कैलकुलेट करने के लिए, आंतरिक ऊर्जा यू कैलकुलेट करने के लिए भी हमें जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऊर्जा समविभाजन समविभाजन नियम से, ठीक है, इसके बारे में जो है वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसका यूज़ करके हम लोग जो है वो यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जो यू होता है जो हमारा टोटल एनर्जी यू होता है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है, F/2kT इस टाइप से होगा, आगे देखेंगे, ठीक है। तो यू कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, यू कैलकुलेट कर सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज़ करके, समविभाजन नियम का यूज़ करके, ठीक है। उसके बाद टू कैलकुलेट सी भी, अगर आप लोग को सी भी कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, ठीक है, तब भी जो है हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो है हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम सी भी क्या होता है, जो सी भी होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सबसे पहले इसका यूज़ करके यू कैलकुलेट करेंगे और सी भी का जो वैल्यू होता है वो होता है डेल यू बाई डेल टी, ठीक है। सी भी कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेल यू बाई डेल टी का यूज़ करके, सबसे पहले यू कैलकुलेट करेंगे और यू कैलकुलेट करने के बाद सी भी जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आप लोग को सी पी कैलकुलेट करने के लिए बोले, टू कैलकुलेट सी पी, ठीक है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सी पी इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस सी भी, ठीक। तो ये चार चीज़ें जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता हो तो, ठीक है। सबसे पहला हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? गामा कैलकुलेट कर सकते हैं, गामा इक्वल टू 1+2/f, ठीक है, ये गामा का वैल्यू हो गया। आंतरिक ऊर्जा यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आंतरिक ऊर्जा यू जो है हम लोग तो ऊर्जा समविभाजन का नियम इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे, ठीक है, उससे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और आंतरिक ऊर्जा यू पता चल जाए तो सी भी इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी निकाल के हम लोग सी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और सी पी कैसे कैलकुलेट करेंगे? सी पी इक्वल टू हो जाएगा आर इक्वल टू सॉरी सी पी इक्वल टू आर प्लस सी भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ऊर्जा समविभाजन का नियम। ऊर्जा समविभाजन का नियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। हाँ, इस ये क्या बोलता है कि जो कण की जो मतलब किसी निकाय की जो कुल ऊर्जा यू होती है, कुल आंतरिक ऊर्जा, कुल आंतरिक गतिज ऊर्जा बोलें इसको, ठीक है, कुल आंतरिक गतिज
ऊर्जा जो होती है, ठीक है, वो पूरे निकाय में मतलब पूरे डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो है वो क्या बोलना चाहिए, बटी हुई होती है। ठीक है, मैं इसका स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ एक बार आपके लिए। तापी साम्य में किसी ऐसे गतिक निकाय जो कि बहुत से कणों से मिलकर बना हुआ है कि समस्त गतिज ऊर्जा सभी स्वातंत्र की कोटि में समान रूप से वितरित रहती है। ठीक है, जो आंतरिक गतिज ऊर्जा होती है वो सभी कणों सभी कणों के सभी स्वातंत्र्य की कोटि में, सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो है वो समान रूप से वितरित रहती है। ठीक है, समान रूप से वितरित समान रूप से वितरित रहती है। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है। इसके स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में ना आगे वाली वीडियो में देखेंगे। बस आप लोग इतना याद रखेंगे कि सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो है वो वितरित रहती है, और कैसे वितरित रहती है ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, और एक चीज इसमें याद रखना है कि प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, ठीक है, जो औसत गतिज ऊर्जा होता है, ठीक है, वो कितना होता है, हाफ के टी होता है। प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ के टी होता है, ये इसका स्टेटमेंट है। ठीक है, हाफ के टी होता है। इसके बारे में हम लोग आगे की क्लासेस में जो है वो देखेंगे, स्टेटिस्टिकल के क्लासेस में इसे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ आप लोग को ये बता दे रहा हूँ कि कैसे जो है वो आंतरिक ऊर्जा कैलकुलेट करना है। अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो आंतरिक ऊर्जा होगा, आंतरिक ऊर्जा में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे कुल जो आंतरिक ऊर्जा टी होगा, ठीक है, वो क्या होगा, एफ ट्रांसलेशनल इंटू के टी बाई टू प्लस एफ रोटेशनल इंटू के टी बाई टू प्लस एफ वाइब्रेशनल इंटू के टी। ठीक है, जो कुल गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है, ट्रांसलेशन के कारण जो गतिज ऊर्जा होगी उसका एफ टी इंटू के टी बाई टू होगा। ठीक है, उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम गुणित के टी बाई टू, हाफ के टी हो जाएगा। ठीक है, और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम गुणित हाफ के टी, लेकिन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम गुणित के टी आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे इस तरह से जो, और ये यही क्या होगा, यही हम लोग का यू होगा। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा। ये आप लोग को याद रखना है। थर्मोडायनेमिक में सिंपली जो आएगा हम लोग का सिर्फ और सिर्फ गतिज ऊर्जा के लिए ही आएगा। ठीक है, और आप लोग को इस फॉर्मूले से जो है वो यू का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, और यू का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद यू का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करने के बाद, अच्छा ये एन पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो एन है, ठीक है, तब यहाँ पे एन आर, ये एक पार्टिकल के लिए है ना, ये एन इक्वल टू वन, यानी कि एक अणु के लिए है, ये एक अणु के लिए है। ठीक है, अगर अणुओं की संख्या n हो, अणुओं की संख्या क्या हो, n हो, अगर n अणु हो तो ये जो u इक्वल टू, ये u1 है, ठीक है, एक अणु के लिए है, u n इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इंटू यू वन आ जाएगा। ठीक है, ये पहले कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि देखो ये एक परमाणु की एक अलग अलग वहां पे दिया होगा, ठीक है, कितने परमाणु के लिए है। जैसे बहु परमाणु के लिए है तो बहु परमाणु अणु के लिए है, तो वहां पे एक अणु में जो है वो बहुत सारे परमाणु होंगे। ठीक है, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर जो है वो एक अणु जो है वो ये बना हुआ होगा। ठीक है, तो इनके लिए ये निकालेंगे। ठीक है, ये एक अणु के लिए हो गया। अब ऐसे इस तरह से जो है वो बहुत सारे अणु होंगे। ठीक है, उस सिस्टम में इस तरह से बहुत सारे अणु होंगे, तो इन अणुओं के लिए फिर जितने भी वहां पे अणु रहेंगे, ठीक है, उनके लिए अलग से निकालेंगे। यहाँ पे n है तो n u हो जाएगा, ये आप लोग याद रखेंगे।
यहाँ पे मैं आप लोग को एक ना एग्जांपल बता देता हूँ। देखो यहाँ एक एग्जांपल कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हम लोग के पास जो है एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल वाला कोई सिस्टम है। ठीक है, तो पॉली एटॉमिक के लिए हम लोग और यहाँ पे ये पॉली एटॉमिक दिया है। ठीक है, तो चलो पॉली एटॉमिक के लिए सब के सभी केस के बारे में जो है वो देख लेते हैं। पॉली एटॉमिक के लिए अगर हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें तो चार तरह के जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं। चलो यहाँ पे रिजिड केस ले लेते हैं। रिजिड केस, केस वन पहला अगर रिजिड है। ठीक है, अब रिजिड में भी दो तरह के हो सकते हैं। एक होगा लीनियर, अगर लीनियर है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर नॉन लीनियर है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, जिस यहाँ पे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा। ठीक है, और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगा। यहाँ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा। ठीक है, और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसके लिए जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 3/2 के टी प्लस 2/2 के टी, यानी कि कितना आ जाएगा, 5/2 के टी आ जाएगा। ठीक है, जबकि इसके लिए कितना आ जाएगा, 3/2 के टी प्लस 3/2 के टी, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा, 3 के टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का जो है वो रिजिड के लिए, लीनियर केस के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है इतना मिल गया। ठीक है, और नॉन लीनियर केस के लिए कितना मिल गया, 3 के मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग को ये u का वैल्यू हो गया। ठीक है, ये u का वैल्यू हो गया। अगर सी भी निकालना है तो सी भी कैसे निकाल सकते हैं, सी भी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से सी भी का वैल्यू हो जाएगा डेल यू बाई डेल टी, यानी कि 5/2 के आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी भी इक्वल टू आ जाएगा 3 के आ जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए था, एक अणु के लिए था। अच्छा, यहाँ पे मैं इस यही एक लाइन और लिख देता हूँ, रुको। ये एक अणु के लिए था। ठीक है, अगर अणुओं की संख्या यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे दे दिया कि अणुओं की संख्या जो है वो, अणुओं की संख्या जो है वो क्या है, 10 ले लेते हैं। ठीक है, अणुओं की संख्या जो है वो 10 है। तब यहाँ पे जो यू टोटल है, ठीक है, यू टोटल इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 × 5/2 के टी। ठीक है, और यहाँ पे भी यू टोटल इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 के टी आ जाएगा। तो सी भी कैसे निकालेंगे, सी भी इक्वल टू डेल यू बाई डेल टी, यानी कि कितना आ जाएगा, ये 5×5 = 25, यानी कि 25 के आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सी भी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 के आ जाएगा। ठीक है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। ये सी भी का वैल्यू हो गया। ठीक है, सीपी का वैल्यू जो है हम लोग आर के टर्म में, इसको जो है हमें आर के टर्म में निकालना पड़ेगा। ठीक है, और आर के टर्म में निकालने के लिए इसे जो है हम लोग क्या करेंगे, एन टी के टर्म में लिखना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5/2 एन के टी, और एन के टी का जो वैल्यू होता है ना, ये होता है हम लोग का आर टी होता है। तो ये जो है वो 5/2 आर टी आ जाएगा, और इस तरह से हम लोग सी वी का वैल्यू, चलो नेक्स्ट मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये आया समझ में, ये इस तरह से जो है वो सी वी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब सेकेंड केस ले लेते हैं। ठीक, ये फर्स्ट केस हो गया। केस टू ले लेते हैं। देखो केस टू में हम लोग क्या ले लेंगे, नॉन रिजिड ले लेंगे। नॉन रिजिड केस, नॉन रिजिड केस में मान लेते हैं कि हमारा अणुओं का संख्या n जो है वो एक ही है, यहाँ पे एक ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको सीपी भी कैलकुलेट करके बताऊंगा। ठीक है, अणुओं की संख्या जो है वो n है। तो इस केस में के के टी जो होगा वो आर टी के बराबर होगा। ठीक है, आप लोग याद रखना कि एन के जो है वो आर के बराबर होता है।
ठीक है, गैस नियतांक आर के जो है वो बराबर होता है। यहाँ पे के टी की जगह हम लोग आर टी भी लिख सकते हैं, अगर एन इक्वल टू 1 है तब के टी की जगह आर टी, या एन इक्वल टू अगर 1 नहीं है तो एन के की जगह आर रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दो केस मिलेगा हमें। एक लीनियर केस के लिए क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, ये आप लोग को याद रखना है ना। और नॉन लीनियर केस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 है, और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी है ये क्या आ जाएगा, 3/2 kT, 3/2 kT प्लस 2/2 kT, 2/2 kT प्लस प्लस 1 इंटू kT आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/2 kT आ जाएगा, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7/2 RT भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, T इक्वल टू 3/2 kT प्लस 3/2 kT प्लस 3 × kT, क्योंकि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए सिर्फ kT होता है, हाफ kT नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा हम लोग का, 3 kT प्लस 3 kT, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 6 kT, या इसे हम लोग लिख सकते हैं 6 RT लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ CV का वैल्यू क्या आ जाएगा, CV का वैल्यू आ जाएगा 7/2 R। ठीक है, तो CP का वैल्यू क्या आ जाएगा, R प्लस CV, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 9/2 R आ जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ CP का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ CV का वैल्यू आ जाएगा 6R, और CP का वैल्यू आ जाएगा 7R। ठीक है, इस टाइप से जो हम लोग CP और CV का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर गामा का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोले तो गामा इक्वल टू क्या होता है, CP/CV, यानी यहाँ 7/6। ठीक है, और यहाँ क्या जाएगा, यहाँ जाएगा गामा का वैल्यू 9/7। तो ये इस टाइप से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो इम्पोर्टेंट है, अगर आप लोग को याद हो तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो पूछ चुका है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है, खासकर आप लोग पॉली एटॉमिक, मतलब 3D केस जो है वो सभी के लिए याद रख लीजिए। ठीक है, जो हम लोग पढ़े थे। ठीक है, ये टेबल पूरा आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम में जो है वो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिए अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है, क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको बहुत चांस है आने का। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोग का फेस ट्रांजिशन। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मैं आप लोग को फेस ट्रांजिशन, अलग अलग टाइप के फेस ट्रांजिशन और इसके एग्जाम्पल के बारे में बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले जो फेस ट्रांजिशन हम लोग स्टडी करते हैं वो हम लोग स्टडी करते हैं आपका वाटर के लिए। ठीक है, जल के लिए। फेस ट्रांजिशन ऑफ वाटर देख लेते हैं सबसे पहले। फेस ट्रांजिशन ऑफ वाटर। ठीक है, इसका ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिलता है। ये जो ग्राफ हम लोग खींचते हैं ये दाब P और टेम्परेचर T के बीच में ग्राफ खींचते हैं। ठीक है,
पी और टी के बीच में ग्राफ खींचते हैं। इसमें एक जो है हमें सेंटर पे एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। इस पॉइंट के इस साइड इस टाइप से एक मिलेगा और यहाँ पे फिर से एक पॉइंट मिलेगा। ये दो पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो है हमें बताता है ट्रांजिशन ऑफ, यहाँ पे लिक्विड फेस, यानी कि ये द्रव अवस्था में रहेगा और इधर जो है वो गैस अवस्था में रहेगा, ठीक है, वेपर। ये वेपर इस स्टेट में रहेगा, ठीक है। इसके बाद इसे ब्लू लाइन में ही कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अलग दिखे। इस टाइप से ये ग्राफ रहेगा। ये ग्राफ के ये जो है किसमें, ये जो है फेस ट्रांजिशन बता रहा है, लिक्विड से वेपर फेस में ट्रांजिशन को बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये बताएगा सॉलिड से लिक्विड, यानी कि जो बर्फ फॉर्म में रहेगा, सॉलिड ही लिख देता हूँ, ठीक है। सॉलिड से जो है वो लिक्विड फॉर्म में फेस ट्रांजिशन को दिखाएगा, ठीक है। इसके बाद एक होता है हम लोग का इस टाइप से, इस टाइप से मिलेगा। ये जो है सॉलिड से, ये क्या बता रहा है हम लोग का, सॉलिड से वेपर में फेस ट्रांजिशन बता रहा है, ठीक है। ये सॉलिड से लिक्विड में, और ये हम लोग का लिक्विड से वेपर में जो है वो फेस ट्रांजिशन कर्व हमें बता रहा है, ठीक है। जनरली हम लोग को वाटर के केस में तो ये देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए जो है वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये तीन तरह के जो है वो फेस ट्रांजिशन हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे ये जो बिंदु है, ठीक है, ये जो पॉइंट, इसे हम ये मान लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ए है और मान लेते हैं ये पॉइंट जो है वो सी है। ये दोनों पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। पॉइंट ए, ये जो पॉइंट ए है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों को यहीं पे बता देता हूँ। देखो, इसे हम ये जो ग्राफ है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग कर्व, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। ये मेल्टिंग कर्व है, ठीक है। ये जो है मेल्टिंग कर्व है, मतलब जिसमें गलन होता है, ठीक है, गलना, ठीक है। ये जो है मेल्टिंग कर्व है। ये जो कर्व है जिसमें लिक्विड से वेपर में चेंज होता है, इसे बोलते हैं वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन कर्व है ये, ठीक है। ये वेपोराइजेशन कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो कर्व है इसे हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। जनरली इसका जो एग्जांपल है वो कपूर वगैरह से हम लोग देते हैं। कपूर जो है वो सीधा, वो लिक्विड में चेंज नहीं होता, ठोस से जो है वो सीधा गैस में जो है वो कन्वर्ट होता है, ठीक है, सब्लिमेशन। तो ये जो है ये सब्लिमेशन कर्व है, ये वेपोराइजेशन कर्व है, और ये क्या है, मेल्टिंग कर्व। जहाँ पे ये तीनों अवस्थाएं साम्यावस्था में रहती हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट, या हिंदी में इसे हम लोग बोलेंगे त्रिक बिंदु, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे त्रिक बिंदु। और यहाँ पे क्या होता है, इस बिंदु पर तीनों अवस्थाएं, तीनों अवस्थाएं जो है वो साम्यावस्था में रहती है। तीनों अवस्थाएं जो है वो साम्यावस्था में रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे ये जो है गैस भी रहेगा, लिक्विड भी रहेगा, और सॉलिड फॉर्म में भी रहेगा, लेकिन तीनों जो है वो साम्यावस्था में रहेंगी, ठीक है। इस अवस्था में इसे हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल, सॉरी, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जो पॉइंट सी आता है, ठीक है, ये सी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। ये क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, यहाँ इस पॉइंट में जो हम लोग का लिक्विड फेस और वेपर फेस जो है वो साम्यावस्था में रहता है, ठीक है। द पॉइंट एट विच लिक्विड लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम लाइन एंड्स। अच्छा, ये क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहाँ द्रव और वाष्प अवस्था रेखा, ठीक है, या वक्र बोलें इसको, वक्र खत्म होती है, ठीक है, खत्म होती है, ठीक है। या इसे क्या बोले, एंड
ऑफ वेपोराइजेशन कर्व, एंड पॉइंट ऑफ वेपोराइजेशन कर्व। ठीक है, ये वेपोराइजेशन कर्व का जो है वो एंड पॉइंट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। तो इसमें ये तीन चीज़ें ही हैं। फेज ट्रांजिशन मतलब तो आप लोग जान ही रहे हैं, अवस्था परिवर्तन, एक ही स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक प्रावस्था से दूसरे प्रावस्था में ट्रांजिशन होना। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं फेज ट्रांजिशन, अवस्था परिवर्तन ट्रिपल पॉइंट हो गया और क्रिटिकल पॉइंट हो गया। क्रिटिकल पॉइंट हम लोग निकालते कैसे हैं, अगर हम लोग को अवस्था समीकरण पता है, ठीक है, तब क्रिटिकल पॉइंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल पी बाई डेल वी इक्वल टू ज़ीरो, डेल टू पी बाई डेल वी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इससे हम लोग जो है वो क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करते हैं। अब मैं आप लोग को बताया था कि, ठीक है, कि वास्तविक गैस के लिए जो क्रिटिकल पॉइंट, वास्तविक गैस के लिए, वास्तविक गैस के लिए क्रिटिकल पॉइंट पी सी, टी सी और वी सी होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, कि ये तीनों का वैल्यू जो है वो क्या होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आता है जो फेज ट्रांजिशन होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है, पहला होता है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन क्या होता है, इसके लिए आप लोग कंडीशन ही याद रखिए। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में जो गिब्स फ्री एनर्जी रहती है, गिब्स फ्री एनर्जी इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये जो है वो कॉन्टिन्यूअस रहेगा, यानी कि अवस्था परिवर्तन से पहले जो गिब्स अवस्था ऊर्जा रहेगी वो अवस्था परिवर्तन के बाद भी जो है वो क्या बोलते हैं, सेम रहेगी। ठीक है, स्टेट एक से मान लेते हैं स्टेट टू में ट्रांजिशन हो रहा है, तो G1 इक्वल टू G2। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी जो है जी क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी क्या होता है, अगर आप गिब्स के बारे में, गिब्स फंक्शन के बारे में हम लोग देखें तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, डेल जी बाई डेल टी। ठीक है, एट कांस्टेंट पी, अगर आप लोग को याद हो तो। ठीक है, और v इक्वल टू क्या होता है, डेल जी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी। ये दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस होंगे। ठीक है, यानी कि एंट्रोपी, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में एंट्रोपी और वॉल्यूम ये क्या होते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या क्या आते हैं, एस और भी, ये सब जो है वो क्या होंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस होंगे। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जो फ्यूजन होता है, मेल्टिंग मेल्टिंग प्रोसेस, वेपोराइजेशन प्रोसेस और सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन, ये सब जो है वो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, लेकिन ये जो वेपोराइजेशन होगा, ठीक है, ये बिलो क्रिटिकल, बिलो क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, ये याद रखना, जो वेपोराइजेशन क्रिटिकल पॉइंट के नीचे जो वेपोराइजेशन होता है ना, वो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होता है, जबकि क्रिटिकल पॉइंट पर जो फेज ट्रांजिशन होता है वो सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होता है। ठीक है, ये बस आप लोग याद रखेंगे। ये हो गया, इसका और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही। अच्छा, एक ये है कि मैग्नेटिक स्टेट को सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन हो जाएगा इसमें। ये इतनी चीज़ें जो है आप लोग याद रखेंगे, ये जो है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के एग्जाम्पल है। ठीक है,
इसके बाद आता है सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में हम लोग का क्या जाएगा, इसमें जो गिव्स फ्री एनर्जी जी है ये भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा, ठीक है। डेल जी बाई डेल टी फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेल जी बाई डेल टी नहीं लिखते, इसे फर्स्ट डेरिवेटिव लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी जी, ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी गिव्स फ्री एनर्जी का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है यानी कि एंट्रोपी एस। अच्छा, इसमें एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, एंट्रोपी तो होता है, ठीक है, वॉल्यूम भी होता है, और साथ ही साथ होता है मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। जबकि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में ये सभी क्वांटिटी जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होते थे, ठीक है। यहाँ पे ये एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी, वॉल्यूम, और एक लिख लेंगे मैग्नेटाइजेशन, एम, ठीक है, ये भी क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। जबकि सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में मैग्नेटाइजेशन भी जो है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। हाँ, लेकिन डबल डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ जी, ये क्या होगा, ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। और सेकेंड सेकेंड डेरिवेटिव में क्या क्या आते हैं, थर्मल कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, ये -1/v अपॉन ये डेल टू जी अपॉन डेल पी का स्क्वायर आता है, ठीक है। और बीटा का वैल्यू, ठीक है, बीटा 1/v डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, ठीक है। और हम लोग का स्पेसिफिक हीट सी एक्स इक्वल टू टी डेल एस अपॉन डेल टी होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स जो भी, यहाँ पे पी है तो यहाँ पी आएगा, यहाँ एच है तो यहाँ एच आएगा, ठीक है। ये इस टाइप से सी पी सी भी, ये सब जो है वो क्या होंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस होंगे, याद रखना, डिसकॉन्टिन्यूअस, ये जो है डिसकॉन्टिन्यूअस होंगे, ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, इसका एग्जाम्पल, अच्छा इसमें एक चीज़ और यहाँ लिख लेंगे कि नो चेंज इन फिजिकल स्टेट, इसमें जो है वो फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। नो चेंज इन फिजिकल स्टेट, ओनली चेंज इन चेंजेस इन इंटरनल स्टेट, ठीक है। इसकी जो इंटरनल स्टेट होगा, ठीक है, आंतरिक जो अवस्थाएं होंगी, ठीक है, उसका आंतरिक संगठन वगैरह, ये सब चीज़ें जो है वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। जैसे इसका एग्जाम्पल पहला, नॉर्मल नॉर्मल स्टेट से जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में, सुपर कंडक्टिंग स्टेट में जो ट्रांजिशन होगा, ठीक है, ये सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होगा, ठीक है। पैरामैग्नेटिक स्टेट से फेरोमैग्नेटिक स्टेट में जो ट्रांजिशन होगा, पैरामैग्नेटिक स्टेट से फेरोमैग्नेटिक स्टेट में जो ट्रांजिशन होगा, ठीक है, ये भी जो है वो सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का एग्जाम्पल है। नॉन मैग्नेटिक स्टेट से मैग्नेटिक स्टेट में अगर ट्रांजिशन होता है, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक स्टेट से किसी भी मैग्नेटिक स्टेट में अगर ट्रांजिशन होता है, तब ये भी क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होगा। हीलियम फर्स्ट से हीलियम सेकेंड में जो ट्रांजिशन होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर सॉरी सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होगा। लिक्विड वेपर फेज ट्रांजिशन, देखो जो लिक्विड से वेपर में जो फेज ट्रांजिशन हुआ था, ठीक है, एट
क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल क्रिटिकल टेम्परेचर में जो लिक्विड से वेपर में फेज ट्रांजिशन होता है वो भी सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे ये क्रिटिकल पॉइंट मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। वास्तविक गैस के लिए जो क्रिटिकल पॉइंट आता है, ठीक है, ये क्या आता है, वी सी का वैल्यू 3 NB, ठीक है, एन के टर्म में 3 NB आ जाएगा। पी सी का वैल्यू आ जाएगा A/27 B का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे टी सी बच गया, टी सी का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 8A/27 RB, ठीक है। तो यहाँ जो है आप लोग का थर्मोडायनेमिक्स खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स शुरू करेंगे, ठीक है। उसका जो वीडियो है वो मैं उसको सीक्वेंस में जमा दूंगा, ठीक है, आप उन वीडियोस को जो है वो देख लीजिएगा। और एक चीज़, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग याद रखेंगे, देखो, जो स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स का जो वीडियो है इसमें आप लोग मैं ना मतलब जितना भी वीडियो है उसको सीक्वेंस में जमा दूंगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जिसमें डेरिवेशंस है, ठीक है। तो इन डेरिवेशंस को ना आपको स्किप कर देना है, डेरिवेशंस आप लोग को नहीं देखना है, डेरिवेशन को आप लोग को स्किप कर देना है। और आप लोग को क्या देखना है, स्टार्टिंग पॉइंट देखना है और एंड पॉइंट देखना है, ठीक है। एंड पॉइंट, यहाँ स्टार्ट में मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगा और एंड में जो है वो कुछ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को जो है आप लोग को देखना है। बाकी बीच में जो डेरिवेशन वाला पोर्शन होगा, ठीक है, इस डेरिवेशन को आप लोग को क्या कर देना है, स्किप कर देना है, ठीक है। इस टाइप से आप लोग देखेंगे, फिर अलग से मतलब सभी को समराइज, और वहाँ पे जो है बहुत डिटेल में बताया हूँ, ठीक है। तो उन चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं। और मैं जो जो इम्पोर्टेंट है उनको जो है वो प्ले लिस्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है, प्ले लिस्ट में ऐड कर दूंगा जो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग के पास टाइम है तो आप जो है वो सभी वीडियो को देखिएगा, अगर आप लोग के पास टाइम है, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी फिलहाल तो इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी हाँ चीज़ों को समझने के लिए जो है आपका काम आएगा। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से करेंगे, ठीक है, अलग अलग एनर्जी स्टेट में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से करेंगे, तो ये सब चीज़ें जो है वो वहाँ पे डली हुई हैं, ठीक है। तो उसको आप लोग कवर कर लीजिए। और थर्मोडायनेमिक जो है यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। इसमें एक जो है वो वीडियो आएगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन पे, ठीक है, एक आधे घंटे का और एक वीडियो होगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, और यहाँ पे जो है हम लोग का थर्मोडायनेमिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग जो है वो ये थर्मोडायनेमिक को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है।